अभी भी याद है, आज से लगभग 31 साल पहले मैं आपको पहले मिला था और तब से लगातार आपके काम को देख रहा हूं। पिछले चुनाव में भी हिमाचल में आने का मौका मिला और तब मुझे ध्यान आया कि डबल इंजन जब सरकार बनेगी, केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य की सरकार आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तब मिलके कैसे हिमाचल में परिवर्तन की लहर, विकास की लहर ला पाएगी। और मैं समझता हूं गत 3 वर्षों में जितने तेज गति से आपके यहाँ पे काम हुआ है, वो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि जब प्रदेश में और केंद्र में एक पार्टी की, एक ही विचारधारा की, एक ही सोच की, और वो सोच सिर्फ विकास हो, तो उसका लाभ कितना होता है। मैं आपको मुबारकबाद ये भी देना चाहूंगा कि आपने जिस खूबसूरती से कोरोना की लड़ाई में नेतृत्व किया हिमाचल का, मुझे लगता है शायद अभी भी आपके यहाँ पे जो कुल कोरोना के केस हैं शायद 300 सवा 300 ही हैं और 8 लोगों की मृत्यु कोविड के कारण हुई है। ये अपने आप में एक अजीब और गरीब परफॉर्मेंस है जिसकी किसी को कल्पना नहीं थी। आपको, आपकी टीम को और प्रदेश के सभी नागरिकों को मैं बधाई भी देता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना की लड़ाई लड़ी। माननीय अनुराग ठाकुर जी, मेरे मित्र, छोटे भाई, केंद्र सरकार में वित्त मंत्री, और जिस प्रकार से ये चिंता करते हैं हिमाचल की, जिस प्रकार से आज देश में वित्त विभाग को संभाल के कैसे विकास फिर से वापस आए, कैसे लोगों को कठिनाई ना हो, कैसे अन्य अन्य योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के समक्ष रखते हैं वो गांव गांव तक, घर घर तक पहुंचे, उसके लिए 24 घंटे तट पर जिस प्रकार से अनुराग जी ने वित्त मंत्रालय का नेतृत्व किया है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय रामस्वरूप शर्मा जी, सांसद, सभी हिमाचल के मंत्रीगण, सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, हिमाचल के सभी हमारे नागरिकगण, वास्तव में सबसे पहले तो मैं नमन करना चाहूंगा हिमाचल के सिपाही अंकुश का, जिन्होंने 21 वर्ष की छोटी आयु में वीरगति प्राप्त की, अपने जीवन का बलिदान दिया और लद्दाख में पड़ोसी देश के जिस प्रकार से अंदर आने की कोशिश थी उसको विफल करने में सफलता पाई। हिमाचल में तो वैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, वीरों की भूमि है। यहाँ तो माताएं, बहनें शायद गर्व करती हैं अपने परिवारजनों का जो देश के लिए समर्पित रहते हैं। वीर संतान हिमाचल के लगातार देश की सेवा करते हैं। अंकुश के परिवारजनों को मैं अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करना चाहूंगा और 3 पीढ़ी से जिस प्रकार से इस परिवार ने देश की सेवा की है, इनके पिता, इनके दादा भी भारतीय सेना में सेवा करते थे। मैं समझता हूं ये एक मिसाल है, लेकिन इनका बलिदान व्यर्थ नहीं रहेगा। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा पिछली मन की बात में, भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख से आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है, समझता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में वो इच्छा शक्ति भी है और हमारी सेनाएं भी सक्षम है पूरा देश की सीमाओं को भी सुरक्षित रखने के लिए और देश को, देश की जनता को एक ऐसा नेतृत्व देने के लिए जो कभी देश की अखंडता को कोई आंच ना आने दे, कोई समझौता ना करे देश की एकता और अखंडता के साथ।
मैं समझता हूं भारत ने जिस प्रकार से कोरोना का, इस महामारी का के संकट से निपटने के लिए जो जो अलग अलग कदम उठाए इतने वर्षों में, इतने महीनों में, 3 महीनों में, इसका पूरे विश्व में सराहना हुई है। WHO जैसी संस्था भी आज कहती है कि भारत ने एक मिसाल रखी है कैसे कोरोना के सामने लड़ाई लड़ी जाए। कई लोग सोचते हैं कि लॉकडाउन करना आवश्यक था कि नहीं, करना चाहिए था कि नहीं, उसका क्या लाभ हुआ, अर्थव्यवस्था पे नुकसान हुआ। लेकिन मैं ये जरूर आप सबको बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन एकमात्र तरीका था। मार्च में जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तब सिर्फ 500 के करीब केस थे, लेकिन भारत की तैयारी नहीं थी लॉकडाउन से निपटने की, कोरोना से निपटने की, लड़ने की। भारत में मात्र दिन में 1000 टेस्ट की क्षमता थी। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हम टीवी पे देखते हैं, सब नर्सेज, डॉक्टर्स सब ने पहने होते हैं, ये शायद कुछ हजारों की संख्या में देश में उपलब्ध थे। देश में दवाइयों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं थी, वेंटिलेटर्स कम थे, आईसीयू बेड कम थे, आइसोलेशन वार्ड के लिए पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी पड़ सकती थी। और ऐसी परिस्थिति में अगर कोरोना के बढ़ते हुए प्रभाव को मार्च में रोका नहीं गया होता, जिसको कहते हैं कंटेनिंग द वायरस, या जो वायरस की चेन है, ट्रांसमिशन है, उसको अगर रोका नहीं गया होता मार्च में, तो वो दृश्य आंख के सामने आता है, वो सोचने से भी डर लगता है। इतनी भयानक परिस्थिति बन सकती थी। बिना पीपीई के हम कोविड के पेशेंट्स को मरीजों का इलाज नहीं कर सकते थे। बिना दवाइयों के कोविड के पेशेंट्स के लिए तकलीफ होती। वेंटिलेटर, आईसीयू, ऑक्सीजन के अभाव में बीमारी का इलाज नहीं हो सकता था। यहां तक कि कोविड से किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके दहन संस्कार के लिए भी सुविधाएं तब तक तैयार नहीं थी। उसके लिए भी पूरी तरीके से देश में जो तौर तरीके, प्रोटोकॉल बनने चाहिए, वो कुछ भी तैयार नहीं थे। ऐसे में लॉकडाउन करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये समय मिला, उसमें कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन पे भी रोक लगाई, तेजी से वो ना बढ़े देश में, और लाखों और कई क्या भरोसा, शायद करोड़ों लोगों तक ये कोरोना ना फैल जाए, उस पर रोक लगाने की सब में सफलता पाई। देश में वेंटिलेटर्स, आईसीयू बेड, आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन की सप्लाई, दवाइयां, पीपीई, मास्क, सबकी प्रोडक्शन भारत में हो, हम आत्मनिर्भर बने इन सब चीजों में। देश में जागरूकता हो कि कोरोना से लड़ना है तो मास्क एकदम अनिवार्य है, 2 गज की दूरी अनिवार्य है। इन सब चीजों में जिस प्रकार से आज देश में जागरूकता है, मैं समझता हूं आप किधर निकल जाओ, आपको कोई बिना मास्क के नहीं मिलेगा, आपको कोई भीड़ भड़कम इधर नहीं मिलेगी। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जो समस्या दशकों से भारत बंद नहीं कर पा रहा था, फूकने की समस्या, आज शायद आप देश में किधर भी चले जाओ, कोई व्यक्ति आपको सड़क पे थूकते हुए नहीं दिखेगा। कि आज सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया है, सबको समझ आ गई है कि इन सब चीजों से कितना भारत को और हमारे पड़ोसियों को, हमारे परिवारजनों को नुकसान हो सकता है। मैं समझता हूं कोई विचार करे या इस पे कोई गहराई से, गंभीरता से स्टडी करे तो ध्यान में आएगा कि पिछले टर्म में, पहले 5 वर्षों में जो मोदी जी की सरकार ने जो अलग अलग योजनाएं देश के समक्ष रखी, उससे आज कोरोना की लड़ाई को लड़ना कितना संभव हुआ, कितना सरल हुआ। आप कल्पना करिए अगर स्वच्छ भारत अभियान नहीं होता और गंदगी के सब जगह ढेर होते, तो क्या हम कोरोना की लड़ाई से लड़ सकते थे? अगर करोड़ शौचालय नहीं बने होते तो क्या हम कोरोना की समस्या से लड़ सकते? हमारी माता बहनों को, सब गांव वालों को, सब घरों से निकल के अगर
खेतों में जाना पड़ता शौच के लिए तो ट्रांसमिशन भी बढ़ता, कोरोना की बीमारी भी बढ़ती। अगर उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ गरीबों के घर में मुफ्त में गैस कनेक्शन नहीं दिया जाता तो जितना ज्यादा धुआं लोगों के शरीर में जाता, बच्चों के, माता बहनों के, तो उनकी स्वास्थ्य स्वाभाविक रूप से खराब होती। और जब इम्यूनिटी घटती है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो कोरोना और जल्दी पकड़ जाता है। उस सब समस्या में भी उज्ज्वला की आज कितनी महत्व है वो आज लोगों को समझ में आता है। और मैं तो जयराम जी को और हिमाचल की सरकार को बधाई दूंगा कि आपने तो हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत पूरे हिमाचल के प्रत्येक रसोई को धुआं मुक्त कर दिया। वास्तव में ये सब जो काम पहले 5 वर्षों में मोदी सरकार ने किया, इसका प्रभाव आज कोरोना की लड़ाई में देखने को मिलता है। आयुष्मान भारत के तहत 50 करोड़ भाई बहनों को मुफ्त में जो इलाज मिल रहा है, उसका परिणाम है कि लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहा। उसके कारण कोरोना की लड़ाई में हमारे और हाथ मजबूत हुए। ये अलग बात है कि हिमाचल ने तो उसमें भी और 2 कदम आगे बढ़कर हिमकेयर योजना के तहत हिमाचल में प्रत्येक स्वास्थ्य सेवाओं से लाभान्वित कर दिया। तो एक प्रकार से डिजिटल इंडिया को देख लीजिए। आप कल्पना करिए, लॉकडाउन में हम घर पे बैठे हैं और डिजिटल वर्ल्ड ना हो, हम सबके पास इंटरनेट या मोबाइल फोन के साथ कनेक्शन से हम देश और दुनिया से ना जुड़े होते तो क्या कोरोना की लड़ाई में हम सब ये मैसेजेस किस प्रकार से संभालना, किस प्रकार से सेहत का ध्यान रखना, आरोग्य सेतु ऐप से जुड़कर कैसे अपनी सेहत के बारे में दूसरों को जानकारी देना, दूसरों की सेहत के बारे में खुद चौकन्ने होना, इन सब लाभों से, फायदों से हम वंचित रह जाते। अगर घर घर तक बिजली नहीं पहुंची होती पूरे देश में और अंधेरे में इस लॉकडाउन में घर में रहना पड़ता, क्या ये संभव होता? एक प्रकार से मोदी जी के दूरदृष्टि थी, उनकी सोच कितनी आगे थी, ये नहीं किसी को पता था कि कोरोना आने वाला है। लेकिन देश के 135 करोड़ निवासियों को, देशवासियों को अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छे उनके जीवन का स्तर सुधरे, उसकी जो चिंता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की, उसके फलस्वरूप आज कोरोना की लड़ाई में भी हम सफल हो रहे हैं। ये सच्चाई है कि देश की 17% जनसंख्या भारत में होने के बावजूद आज भी जो केसेस भारत में हैं वो 5%, 5.5% के करीब ही, सिर्फ 5.5 लाख के करीब कोरोना से पीड़ित भारत में है। उसमें से भी 60%, 60% ठीक होके फिर घर चले गए। और अगर मृत्यु की संख्या देखें तो दुनिया के निस्बत हमारे यहाँ सबसे कम मृत्यु हुई है, मात्र 3% के करीब मृत्यु भारत में हुई है, जबकि 17% जनसंख्या है। मैं ये आंकड़े इसलिए दे रहा हूं कि वीर सावरकर जी ने बताया था कि जब भी समस्या की घड़ी आए, क्राइसिस हो, तो समस्या में शांत स्वभाव से व्यक्ति ने प्लानिंग करनी चाहिए, तैयारी बड़े शांत स्वभाव से करनी चाहिए, लेकिन उसका कार्यान्वयन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसको बड़े दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ता के साथ करनी। और मैं समझता हूं केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी और राज्य में जयराम ठाकुर जी दोनों ने इस बात की पुष्टि की है जो वीर सावरकर जी ने कहा था, कामनेस इन प्रेपरेशन बट बोल्डनेस इन एग्जीक्यूशन, दिस शुड बी द वॉचवर्ड ड्यूरिंग द मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस। और इस समस्या की लड़ाई में हिमाचल का जो योगदान रहा है, जो हिमाचल मॉडल है, अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया मॉडल देश और विश्व के सामने रखा गया है। वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जो पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 1,70,000 करोड़ रुपए देश में करीब करीब 80 करोड़ लोगों तक
लाभ पहुंचाया, उसके लिए मैं मेरे मित्र अनुराग जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। और वास्तव में अलग अलग योजनाओं के साथ जो 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत का पैकेज वित्त मंत्रालय ने और अनुराग जी ने तो लगातार 5 दिन तक हम सबको उसकी जानकारियां बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत सरल तरीके से हम सबके समक्ष रखी थी। मेरा विश्वास है कि ये जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज बना है, ये जो पैकेज भारत को एक शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, सिर्फ त्वरित कुछ लाभ नहीं पहुंचाते, वो तो पहुंचाता ही है, उसके साथ साथ एक लंबे अरसे के लिए भारत को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से भरा हुआ एक देश बनाने की तैयारी करते हैं। भारत को एक प्रकार से एक लंबी लड़ाई के लिए, एक लंबी रेस का घोड़ा बनाते हैं। और प्राकृतिक जो हिमाचल की कई सारी योजनाओं के साथ जुड़ी हुई वेल्थ है, उसको इस्तेमाल करने का भी आत्मनिर्भर भारत में बहुत सारी योजनाएं अनुराग जी ने देश के समक्ष रखी हैं। मेरा विश्वास है आगे चल के भी जिस प्रकार से इस वर्ष में देश के सामने इतनी सारी चुनौतियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर सॉल्व किया, चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का कानून हो, इनकम टैक्स के रेट कम करके देश विदेश के निवेश को प्रोत्साहन देने की बात हो, कोर्ट के द्वारा फैसला किया गया राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान हो, प्रधानमंत्री किसान योजना से हर किसान को 6,000 रुपए हर साल मिले, उसकी योजना हो, चाहे मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP 1.5 गुना हो लागत का, ऐसे अन्य अन्य योजनाओं के साथ केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने अपना राइजिंग हिमाचल प्रदेश इन्वेस्टर्स मीट के तहत निवेश को लाने का काम किया हो। इस सब से भारत आत्मनिर्भर बनेगा, सक्षम बनेगा, समर्थ बनेगा, स्वावलंबी बनेगा और इस आत्मविश्वास के साथ हिमाचल भी प्रगति करेगा, देश भी प्रगति करेगा। आपकी जो बल्क फार्मा प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो मेरे समक्ष है। इस पे भी पूरी कोशिश करूंगा कि बद्दी में जहां आपने प्रपोज किया उसके बारे में कुछ ना कुछ अच्छा निर्णय हो, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल को 100% सहयोग आपकी सब योजनाओं में मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। सभी हिमाचल के भाई बहनों को मेरा नमस्कार, मेरी शुभकामनाएं, शुभेच्छा। आप इसी तरीके से कोरोना की लड़ाई में राज्य और केंद्र सरकार का सहयोग देते रहे और सफलता को प्राप्त करें। थोड़ी देर में माननीय प्रधानमंत्री जी अपना उद्बोधन देने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से आप सब उस उद्बोधन से जुड़े, ऐसी मेरी आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद।